अगर मैं आपसे कहूं, जो आप अच्छा मानते हैं वही आपको कमजोर बना रहा है, और जो आप बुरा कहते हैं वही आपकी असली ताकत है। तो अगर नैतिकता आपको बेहतर इंसान नहीं बल्कि डरा हुआ इंसान बना रही हो, और अगर सच ये हो कि दुनिया गुड और ईवल में नहीं बल्कि पावर और फियर में बंटी हुई है, यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक अटैक है आपकी सोच पर, आपके संस्कारों पर, आपकी नैतिकता पर। यह किताब आपको सिखाती नहीं, यह आपको हिला देती है। अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो सुनते रहिए, क्योंकि यह बुक आपको बदलने नहीं, तोड़ने वाली है। नीचे कहते हैं, मोस्ट पीपल डोंट वॉन्ट ट्रूथ, दे वॉन्ट कंफर्ट। और यही वजह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ भीड़ हैं, क्रिएटर नहीं। बियॉन्ड गुड एंड ईवल आपको सिखाती है भीड़ से बाहर निकलना, खुद का मूल्य खुद बनाना और बिना माफी मांगे खुद की शक्ति को जीना। बियॉन्ड गुड एंड ईवल सन 1886 में लिखी गई फ्रीडरिक नीत्शे की सबसे खतरनाक और गहरी किताबों में से एक है। यह किताब धर्म के खिलाफ है, झूठी नैतिकता के खिलाफ है, भीड़ की सोच के खिलाफ है, और इंडिविजुअल पावर के पक्ष में है, सेल्फ क्रिएशन के पक्ष में है, ट्रूथ को फेस करने की हिम्मत के पक्ष में है नीत्शे। इस किताब में एक सवाल पूछते हैं, हु डिसाइडेड व्हाट इज गुड, हु डिसाइडेड व्हाट इज इविल। और जब आप इस सवाल को ईमानदारी से पूछते हैं तो पूरी सिविलाइजेशन हिलने लगती है। नीत्शे कहते हैं, गुड एंड ईविल कोई डिवाइन ट्रूथ नहीं है, ये इंसानों द्वारा बनाए गए रूल्स हैं, कमजोरों द्वारा, ताकि मजबूतों को काबू में रखा जा सके। यही से शुरू होता है स्लेव मोरालिटी और मास्टर मोरालिटी का कॉन्सेप्ट। चैप्टर 1, गुड एंड ईविल आर नॉट ट्रूथ, दे आर टूल्स। नीत्शे इस किताब की शुरुआत ही एक खतरनाक सवाल से करते हैं, सच की इच्छा आखिर आई कहां से। वो कहते हैं, हम ये मान लेते हैं कि गुड अच्छा है और ईविल बुरा है, लेकिन हमने कभी ये नहीं पूछा कि किसने तय किया, किसके फायदे के लिए तय किया। बचपन से हमें एक ही तरह की नैतिक ट्रेनिंग दी जाती है, आज्ञाकारी बनो, ज्यादा सवाल मत पूछो, झुको, टकराओ मत, त्याग को महान समझो, शक्ति को संदेह की नजर से देखो। नीत्शे कहते हैं, यह कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। इंसान को नैतिक नहीं बनाया जा रहा, इंसान को मैनेजेबल बनाया जा रहा है। गुड एंड ईविल कैसे पैदा हुए? नीत्शे बताते हैं कि पुराने समय में गुड का मतलब था शक्तिशाली, साहसी, आत्मविश्वासी, जो खुद निर्णय ले सके, और बैड का मतलब था कमजोर, डरपोक, निर्भर, जो फॉलो करे। लेकिन जैसे जैसे समाज बदला, कमजोरों की संख्या बढ़ी और उन्होंने एक चाल चली। वे ताकतवर लोगों से सीधे लड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने मोरालिटी बना ली। उन्होंने कहा, जो ताकत दिखाता है वो क्रूर है, जो ऊपर उठता है वो घमंडी है, जो अलग है वो गलत है। और इस तरह ताकत, शांस, ईविल, कमजोरी, गुड। नीत्शे कहते हैं, मोरालिटी एक हथियार बन गई। कमजोर इंसान सीधे शक्ति को रोक नहीं सकता, तो वो शक्ति को शर्मिंदा करता है। वो सिखाता है ज्यादा चाहना गलत है, खुद को पहले रखना पाप है, सहन करना महान है। इसका नतीजा एक ऐसा समाज जहां लोग ऊपर उठने से पहले ही खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। नीत्शे के अनुसार सबसे बड़ा धोखा यह है मॉरल वैल्यूज को इटर्नल और डिवाइन समझ लेना, जबकि सच्चाई यह है ये वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, क्योंकि ये इंसान की जरूरतों से पैदा होती है, सच से नहीं। गुड और ईविल पत्थर पर लिखे नियम नहीं है, ये पावर डायनेमिक्स का नतीजा है। नीत्शे का सीधा संदेश, अगर तुम बिना सवाल किए अच्छे बन रहे हो तो हो सकता है तुम अच्छे नहीं, कंट्रोल्ड हो। अगर गुड और ईविल सच नहीं बल्कि बनाए गए टूल्स हैं, तो अगला सवाल यह उठता है, यह नैतिकता किसने बनाई और क्यों? क्या सारे लोग एक ही मोरालिटी के लिए बने हैं? और अगर नहीं, तो शक्तिशाली और कमजोर लोगों की मोरालिटी अलग अलग कैसे होती है? अगले चैप्टर में नीत्शे इसी सवाल से स्लेव मोरालिटी और मास्टर मोरालिटी का खतरनाक राज खोलते हैं। चैप्टर 2, स्लेव मोरालिटी वर्सेस मास्टर मोरालिटी। नीत्शे दूसरे चैप्टर में सीधे उस जगह वार करते हैं
जहां इंसान सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, उसकी नैतिकता। वो कहते हैं दुनिया में दो तरह की मोरालिटी होती है और ज्यादातर संघर्ष इन्हीं दोनों के टकराव से पैदा होते हैं। स्लेव मोरालिटी की जड़ में कोई ऊंचा आदर्श नहीं बल्कि डर होता है। यह मोरालिटी उन लोगों द्वारा बनाई जाती है जो ताकतवर नहीं हैं, जोखिम नहीं उठा सकते, अकेले खड़े नहीं हो सकते। ऐसे लोग सीधी लड़ाई नहीं लड़ते तो वे मूल्य बदल देते हैं। वे कहते हैं इक्वालिटी सबसे बड़ा वर्च्यू है, सबको एक जैसा होना चाहिए, पावर खतरनाक है, सक्सेस मतलब ईगो जो आगे बढ़े, वो सेल्फिश नीचे कहते हैं। स्लेव मोरालिटी ताकत को बुरा कहकर अपनी कमजोरी को अच्छाई बना लेती है। यह मोरालिटी इंसान को ऊपर उठने से नहीं रोकती बल्कि उसे ऊपर उठने पर शर्मिंदा करती है। स्लेव मोरालिटी का असली फ्यूल है रिजेंटमेंट। कमजोर इंसान सोचता है मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो जो बढ़ गया वो गलत होगा। इस तरह नैतिकता बदले की एक चुपचाप ली गई रिवेंज बन जाती है। मास्टर मोरालिटी डर से नहीं, ओवरफ्लोइंग पावर से पैदा होती है। यह मोरालिटी कहती है जो मजबूत है वही अच्छा है, जो खुद निर्णय ले वही श्रेष्ठ है, ग्रोथ सम्मान योग्य है, रिस्क लेना जीवन का हिस्सा है। मास्टरमाइंड खुद से पूछता है मेरे लिए क्या अच्छा है, ना कि वह सब क्या सोचेंगे। नीचे कहते हैं मास्टर मोरालिटी अप्रूवल नहीं मांगती, वो डिक्लेयर करती है। मास्टर इंसान कैसे सोचता है? मास्टर इंसान खुद को गिल्ट से नहीं बांधता, अपनी शक्ति को दबाता नहीं, खुद के नियम खुद बनाता है, अकेले चलने से नहीं डरता। वो गुड और बैड को अपने अनुभव से तय करता है, भीड़ की राय से नहीं। नीचे ये नहीं कहते कि हर कोई दूसरों को कुचल दे, वो कहते हैं हर इंसान एक सी मोरालिटी के लिए बना ही नहीं है। जो व्यक्ति नेतृत्व के लिए बना है, अगर वो स्लेव मोरालिटी अपनाएगा तो वो अंदर से टूट जाएगा। दुनिया कैसे आगे बढ़ती है? इतिहास देखिए, इनोवेशंस, रेवोल्यूशंस, डिस्कवरीज, ये सब उन लोगों ने किए जो स्लेव मोरालिटी से बाहर थे। नीचे का वाक्य साफ है, ह्यूमैनिटी एडवांसेस थ्रू एक्सेप्शंस नॉट थ्रू एवरेजेस। अगर सच में दुनिया मास्टरमाइंड से आगे बढ़ती है तो अगला सवाल यह है, क्या सच और झूठ भी शक्ति से जुड़े हैं? क्या ट्रूथ खुद में कोई चीज है या वो भी एक इंटरप्रिटेशन है? और अगर ट्रूथ भी रिलेटिव है तो हम किस पर भरोसा करें? अगले चैप्टर में नीत्शे इस सवाल के साथ एक और विस्फोट करते हैं। चैप्टर 3, ट्रूथ इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज एन इंटरप्रिटेशन। नीत्शे तीसरे चैप्टर में वो बात कहते हैं जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है। हो सकता है कि जो तुम सच मानते हो वो सच ही ना हो। वो साफ कहते हैं देयर आर नो फैक्ट्स, ओनली इंटरप्रिटेशंस। ये वाक्य धर्म से भी ज्यादा खतरनाक है और विज्ञान से भी, क्योंकि अगर ये सही है तो इंसान के पास किसी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी का सहारा नहीं बचता। हम सच को कैसे समझते हैं? इंसान कभी भी दुनिया को जैसी वो है वैसी नहीं देखता, वो दुनिया को देखता है अपनी भाषा के जरिए, अपने अनुभव के जरिए, अपने डर और इच्छाओं के जरिए। मतलब ट्रूथ फिल्टर्ड होता है। हम जो भी फैक्ट कहते हैं वो पहले हमारे दिमाग से होकर गुजरता है, और दिमाग न्यूट्रल नहीं होता, वो हमेशा किसी न किसी इच्छा से रंगा हुआ होता है। रिलीजन, साइंस, मोरालिटी सब एक जैसे? नीचे का कहना है रिलीजन, साइंस और मोरालिटी तीनों अलग दिखते हैं, लेकिन तीनों का आधार एक ही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। धर्म कहता है यह ईश्वर की मर्जी है, विज्ञान कहता है यह नियमों का नतीजा है, नैतिकता कहती है यह सही है, यह गलत है। लेकिन नीचे पूछते हैं यह सब इंटरप्रिटेशंस किसने बनाई, किस माइंडसेट से बनाई और किस पावर पोजीशन से बनाई? नीचे के अनुसार ट्रूथ कभी भी प्योर नहीं होता। हर ट्रूथ के पीछे बड़ी किसी न किसी इंसान की साइकोलॉजी होती है। फिलोसोफर जब ट्रूथ बोलता है वो अपने विचार नहीं, अपनी जरूरतें बोल रहा होता है। जो कमजोर है वो ऐसी ट्रूथ बनाएगा जो उसे सुरक्षित रखे। जो ताकतवर है वो ऐसी ट्रूथ बनाएगा जो उसे एक्सपैंड करे। ट्रूथ सर्वाइव्स नॉट बिकॉज इट इज ट्रू बट बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग। जिस इंटरप्रिटेशन में ज्यादा ताकत होती है
ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, ज्यादा कन्विक्शन होता है, वही समाज का सच बन जाता है। इसलिए अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग सच पाए जाते हैं। अगर सच एब्सोल्यूट होता तो हर जगह एक जैसा होता। फ्री स्पिरिट की पहचान। फ्री स्पिरिट वो इंसान है जो ये जान चुका है कि सच फाइनल नहीं है, बिलीव्स टेम्पोररी हैं, सर्टेनिटी एक इल्यूजन है। ऐसा इंसान सच को पकड़ता नहीं, सच के साथ खेलता है। वो सवाल पूछने से नहीं डरता क्योंकि उसके पास खोने के लिए कोई एब्सोल्यूट नहीं होता। नीचे की चेतावनी। जो इंसान अपने सच को ईश्वर मान लेता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो दूसरों को गलत साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर सच भी एक इंटरप्रिटेशन है और कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं, तो अगला सवाल यह है, क्या इंसान सच खोजता है या अपनी शक्ति बढ़ाता है? क्या हमारे विचार भी किसी गहरी इच्छा से चलते हैं? और अगर सच के पीछे भी ताकत है तो इंसान को असल में क्या चलाता है? चौथे चैप्टर में इंसान के सबसे आरामदेह दुश्मन की बात करते हैं, भीड़। वो साफ कहते हैं, द इंडिविजुअल हैज ऑलवेज हैड टू स्ट्रगल नॉट टू बी ओवरवेल्म्ड बाय द ट्राइब। नीचे भीड़ से नफरत नहीं करते, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं, भीड़ कभी महान नहीं होती क्योंकि महानता के लिए जो चाहिए वो भीड़ के बिल्कुल उल्टा होता है। हर्ड मेंटेलिटी क्या है? हर्ड मेंटेलिटी का मतलब है सोचना नहीं, फॉलो करना। भीड़ वो जगह है जहां सवाल पूछना खतरा बन जाता है, अलग सोचना अहंकार कहलाता है, सुरक्षित रहना सबसे बड़ा वर्च्यू बन जाता है। भीड़ कहती है, जैसा सब कर रहे हैं वैसा करो, ज्यादा बाहर मत निकलो, एवरेज रहो, सुरक्षित रहो। नीचे कहते हैं, भीड़ का पहला नियम है, खुद से मत बनो। भीड़ को सबसे ज्यादा चाहिए सुरक्षा। वो रिस्क से डरती है, असफलता से डरती है और सबसे ज्यादा अकेलेपन से डरती है। इसलिए भीड़ ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो अकेले चल सकें, बिना अप्रूवल जिए, अपने नियम खुद बनाएं। ऐसे लोग भीड़ के लिए खतरा बन जाते हैं। अलग सोचने वालों के साथ क्या होता है? नीचे कहते हैं, जब आप अलग सोचते हैं तो सोसाइटी आपको सीधे मारती नहीं, वो आपको नाम देती है, ईगोइस्ट, सेल्फिश, एरोगेंट, इमोरल। ये लेबल्स हथियार होते हैं ताकि आप डर जाएं और वापस भीड़ में लौट आएं। भीड़ की असली समस्या। भीड़ बुरी नहीं है, लेकिन वो एवरेज है और एवरेज से कभी भी नया पैदा नहीं होता। नया हमेशा अकेले पैदा होता है। भीड़ कंफर्ट देती है, लेकिन कंफर्ट क्रिएटिव नहीं होता। नीचे कहते हैं, मैडनेस इज रेयर इन इंडिविजुअल्स बट इन ग्रुप्स, पार्टीज, नेशंस इट इज द रूल। महान इंसान कहां से आता है? महान इंसान अकेला चलता है, गलत समझा जाता है, पहले रिजेक्ट होता है, बाद में ही समझा जाता है। इतिहास में हर बड़ा बदलाव पहले भीड़ के खिलाफ था। अगर समाज आपको पसंद कर रहा है तो शायद आप बहुत सुरक्षित हैं। फ्री स्पिरिट को भीड़ की अप्रूवल नहीं चाहिए। वो जानता है भीड़ आज ताली बजाती है, कल पत्थर फेंकती है, इसलिए वो भीड़ से दोस्ती नहीं करता, वो बस उसे ऑब्जर्व करता है। अगर भीड़ सबसे बड़ा दुश्मन है और अलग चलना ही महानता की शुरुआत है, तो अगला सवाल यह है, जो लोग भीड़ से बाहर निकलते हैं उनकी सोच दूसरों से अलग कैसे होती है? क्या हर थिंकर सच में सच खोजता है या वो भी अपनी ही मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी करता है? चैप्टर 5, फिलोसोफर्स आर नॉट सीकर्स ऑफ ट्रूथ। नीचे उस वर्ग पर वार करते हैं जिसे सदियों से सच का खोजी माना गया है। फिलोसोफर्स, वो बिना झिझक कहते हैं, फिलॉसफी इज नॉट द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, इट इज द कन्फेशन ऑफ द फिलोसोफर। यह बात सुनकर दर्शन की पूरी इमारत हिल जाती है। फिलोसोफर सच में क्या करता है? नीचे कहते हैं, कोई भी फिलोसोफर न्यूट्रल नहीं होता। हर फिलोसोफर अपने स्वभाव से सोचता है, अपने डर से निष्कर्ष निकालता है, अपनी इच्छाओं को सत्य बना देता है। मतलब वो सच नहीं खोज रहा, वो अपने बिलीफ्स को जस्टिफाई कर रहा है। फिलॉसफी एंड्राकन लॉजिक की भाषा में अपने भीतर की कहानी सुनाना। अगर आप किसी फिलॉसफी को समझना चाहते हैं तो किताब नहीं, फिलॉसफर को देखिए। उसका जीवन, उसकी बीमारी, उसकी कमजोरी, उसका टेम्परमेंट,
स्टोइक फिलोसोफर क्यों सेल्फ कंट्रोल की बात करता है? क्योंकि वो भावनाओं से डरता है। एस्थेटिक फिलोसोफर क्यों इच्छा को बुरा कहता है? क्योंकि वो इच्छा को संभाल नहीं पाता। हर मॉरल थ्योरी एक पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होती है। फिलोसोफर्स ये दिखाते हैं जैसे उन्होंने यूनिवर्सल ट्रूथ खोज लिया हो। लेकिन नीचे पूछते हैं, क्या यह सच सबके लिए है या सिर्फ उसी फिलोसोफर के लिए? जब कोई फिलोसोफर कहता है ऐसा होना चाहिए, तो वो असल में कह रहा होता है मैं ऐसा हूं। फिलॉसफी में ऑब्जेक्टिविटी एक मास्क है। कोई भी फिलोसोफर अपने इंस्टिंक्ट से ऊपर नहीं उठ सकता। वो अपने इंस्टिंक्ट को कॉन्सेप्ट्स में ढाल देता है और फिर दुनिया से कहता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका असर क्या होता है? जब सोसाइटी किसी फिलोसोफर को एब्सोल्यूट मान लेती है, तो वो उसकी साइकोलॉजी को पूरी ह्यूमैनिटी पर थोप देती है। इससे इंडिविजुअल दब जाता है, डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, एक ही सोच को नैतिक बना दिया जाता है। नीचे कहते हैं यही फिलॉसफी का खतरा है। नीचे खुद को भी एक्सेप्शन नहीं मानते। वो कहते हैं मुझे भी क्वेश्चन करो। फ्री स्पिरिट वही है जो किसी भी विचार को फाइनल नहीं मानता, चाहे वो नीचे का ही क्यों ना हो। अगर फिलॉसोफर भी सच नहीं बल्कि अपनी साइकोलॉजी बोलता है, तो अगला सवाल यह है, क्या इंसान को सच चलाता है या कोई और गहरी शक्ति? क्या हमारे विचार भी किसी मूल ड्राइव से पैदा होते हैं? चैप्टर 6, विल टू पावर, द रियल फोर्स। नीचे इंसान की आत्मा के बिल्कुल केंद्र तक पहुंचते हैं और कहते हैं लाइफ इटसेल्फ इज विल टू पावर। उनके अनुसार इंसान को चलाने वाली असली शक्ति पैसा नहीं है, प्यार नहीं है और न ही स्वर्ग का लालच। असल ड्राइव है विल टू पावर। विल टू पावर का मतलब क्या है? विल टू पावर का मतलब दूसरों पर राज करना नहीं है। नीचे इसे गलत समझे जाने से पहले ही साफ कर देते हैं। यह ड्राइव है खुद को एक्सपैंड करने की, अपनी क्षमता को पूरा जीने की, अपने भीतर की शक्ति को बाहर लाने की, मतलब खुद को जीतना। इंसान तब खुश नहीं होता जब उसके पास चीजें होती हैं। वो खुश तब होता है जब वो बढ़ रहा होता है। क्यों पैसा, प्यार या स्वर्ग पर्याप्त नहीं? पैसा सिर्फ साधन है। प्यार भी तभी तक मीनिंगफुल है जब वो इंसान को एक्सपैंड करे। और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट कमजोरों की खोज है, ताकि वो इस जीवन में अपनी शक्ति दबा सके। अगर इंसान को सिर्फ सुख चाहिए होता, तो वो जोखिम क्यों लेता? क्यों असफलता सहता? क्यों खुद को चुनौती देता? जो इंसान अपनी विल टू पावर को दबाता है, वो भीतर से कड़वा हो जाता है। वो नैतिकता के पीछे छिप जाता है। वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को सही साबित करता है। ऐसा इंसान धीरे धीरे बीमार हो जाता है, शरीर से नहीं, आत्मा से। यही से पैदा होती है रिजेंटमेंट, जेलसी और पैसिव एग्रेशन। हेल्थी विल टू पावर क्रिएशन में दिखती है, डिसिप्लिन में दिखती है, मास्टरी में दिखती है, सेल्फ ओवरकमिंग में दिखती है। नीचे कहते हैं महान इंसान वो नहीं जो दूसरों को हराता है, बल्कि वो है जो कल के खुद को हराता है। फ्रीडम का मतलब रूल्स का ना होना नहीं। फ्रीडम का मतलब है अपनी शक्ति को पहचानना और उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ जीना। जो अपनी शक्ति से डरता है वो आजाद नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं है, तो शायद तुम जी ही नहीं रहे, क्योंकि जहां संघर्ष नहीं वहां विल टू पावर भी नहीं। अगर इंसान को विल टू पावर चलाती है, तो सवाल यह है, क्या यह शक्ति नैतिक है या अनैतिक? क्या इसे दबाना सही है या दिशा देना? और अगर पावर ही असली ड्राइव है, तो इंसान को अपने लिए नई मोरालिटी कैसे बनानी चाहिए? चैप्टर 7, सेल्फ क्रिएशन इज द हाईएस्ट मोरालिटी। नीचे इंसान को सबसे खतरनाक आजादी देते हैं, खुद का निर्माता बनने की आजादी। वो कहते हैं बिकम हु यू आर। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप खुद को बनाते हैं, तो फिर अपने जीवन के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। सेल्फ क्रिएशन का मतलब यह नहीं कि आप किसी और जैसे बन जाएं। नीचे कहते हैं यह मतलब है अपनी प्रकृति को पहचानना, अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को स्वीकार करना और फिर खुद को कॉन्शियसली शेप करना। मतलब आप एक्सीडेंट नहीं, आर्टिस्ट बनते हैं।
नीचे साफ कहते हैं, धर्म, किताबें, गुरु सब शॉर्टकट्स देते हैं। वे कहते हैं ऐसा जियो, ऐसा सोचो, ऐसा बनो। लेकिन हर शॉर्टकट आपको खुद से दूर ले जाता है। जब आप किसी और की मोरालिटी अपनाते हैं तो आप अपनी यूनिक पावर को मार देते हैं। नीचे के लिए मोरालिटी कोई रेडीमेड नियमों की किताब नहीं है। मोरालिटी वो है जो आपकी शक्ति को बढ़ाए। अगर कोई वैल्यू आपको छोटा बनाती है, डराती है या गिल्ट से भर देती है, तो वो मोरालिटी नहीं, चेन्स हैं। हर इंसान के लिए एक ही मोरालिटी नहीं हो सकती। जो आर्टिस्ट के लिए सही है वो वॉरियर के लिए गलत हो सकता है। सेल्फ क्रिएटेड इंसान भीड़ से रास्ता नहीं पूछता। वो जानता है भीड़ ने कभी नया रास्ता नहीं बनाया। वो रिस्क लेता है, गलतियां करता है और उन्हीं गलतियों से अपनी फिलॉसफी बनाता है। नीचे कहते हैं जीवन को जिया नहीं, डिजाइन किया जाना चाहिए। सेल्फ क्रिएशन का रास्ता अकेला होता है। आपकी जिंदगी सबको समझ नहीं आएगी और यही इसकी कीमत है। लेकिन नीचे कहते हैं जो अकेलापन सह नहीं सकता वो खुद को क्रिएट नहीं कर सकता। जो खुद को नहीं बनाता वो किसी और का प्रोडक्ट बन जाता है। अगर इंसान खुद अपनी मोरालिटी लिखता है और खुद अपना पाथ बनाता है तो अगला सवाल यह है, क्या हर इंसान को बराबर बचाना सही है? क्या अंधी करुणा विकास को रोक सकती है? और अगर जीवन संघर्ष है तो दया की सीमा क्या होनी चाहिए? चैप्टर 8, कंपैशन कैन बी अ वेपन। नीचे उस भावना पर सवाल उठाते हैं जिसे सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। वो साफ कहते हैं, मैं करुणा के खिलाफ नहीं हूं, मैं अंधी करुणा के खिलाफ हूं। क्योंकि जब करुणा बिना समझ के दी जाती है तो वो मदद नहीं, रोक बन जाती है। ब्लाइंड कंपैशन क्या है? ब्लाइंड कंपैशन वो है जो नतीजे नहीं देखती, सिर्फ भावना देखती है। हर किसी को बचाना, हर किसी को बराबर मानना, हर असफलता को पवित्र बना देना, ऐसी करुणा कमजोरी को बढ़ावा देती है। जब हर इंसान को एक जैसा ट्रीट किया जाता है तो जो आगे बढ़ सकता था वो भी रुक जाता है। नीचे बार बार नेचर की ओर इशारा करते हैं। नेचर में सब समान नहीं होते, सब सरवाइव नहीं करते, सब आगे नहीं बढ़ते। पेड़ ऊपर बढ़ते हैं, कुछ छाया में रह जाते हैं। नेचर निर्दयी नहीं है, वो ईमानदार है। कंपैशन कैसे वेपन बनती है? ब्लाइंड कंपैशन अक्सर कमजोरों का हथियार बन जाती है। जो खुद ऊपर नहीं उठ पाते वो कहते हैं सब बराबर है, कोई आगे मत बढ़ो, जो आगे है वो दोषी है। इस तरह करुणा एक मॉरल दबाव बन जाती है। जो इंसान ग्रो करना चाहता है वो गिल्ट में फंस जाता है। हेल्थी कंपैशन क्या है? नीचे हेल्थी कंपैशन को नकारते नहीं। हेल्थी कंपैशन इंसान को मजबूत बनाती है, उसे खुद खड़ा होना सिखाती है, कमजोरी को पूजा नहीं बनाती। सच्ची करुणा कंधा देती है, बैसाखी नहीं। इक्वालिटी एक पॉलिटिकल जरूरत हो सकती है लेकिन लाइफ का सच नहीं। हर इंसान की कैपेसिटी अलग है। जो ज्यादा दे सकता है उससे ज्यादा की उम्मीद होनी चाहिए। इक्वालिटी का अंधा विचार एक्सीलेंस को मार देता है। जो करुणा ताकत को अपराध बना दे वो करुणा नहीं, झर है। अगर करुणा की भी सीमा है और जीवन में संघर्ष जरूरी है तो अगला सवाल यह है, क्या सफरिंग को पूरी तरह मिटाना सही है या दुख भी इंसान को मजबूत बनाता है? अगर दर्द जरूरी है तो इंसान को उसे कैसे देखना चाहिए? चैप्टर 9, सफरिंग इज नेसेसरी। नीचे उस सच्चाई को सामने रखते हैं जिससे इंसान सबसे ज्यादा भागता है। वो साफ कहते हैं, टू लिव इज टू सफर, टू सर्वाइव इज टू फाइंड मीनिंग इन द सफरिंग। और फिर एक और गहरी बात जोड़ते हैं, जो इंसान कभी टूटा नहीं वो कभी गहरा नहीं हो सकता। सफरिंग से इंसान क्यों भागता है? क्योंकि दर्द हमारे कंफर्ट को तोड़ देता है। मॉडर्न दुनिया इंसान को यही सिखाती है, आसान रास्ता चुनो, असुविधा से बचो, जल्दी संतुष्ट हो जाओ। नीचे कहते हैं, यही सोच इंसान को धीरे धीरे कमजोर बना देती है। नीचे के लिए पेन कोई सजा नहीं है, पेन एक शिक्षक है। दर्द इंसान को मजबूर करता है कि वो खुद से सवाल पूछे, मैं कहां गलत था? मैं और मजबूत कैसे बन सकता हूं? मुझे क्या बदलना होगा? जिस इंसान ने कभी दर्द नहीं सहा वो खुद को जान ही नहीं सकता।
कंफर्ट इंसान को सुला देता है। जब सब ठीक चलता है तो इंसान ग्रो नहीं करता। इतिहास में हर महान व्यक्ति किसी न किसी रूप में टूटा है। सफरिंग इंसान को गहराई देती है और गहराई के बिना महानता संभव नहीं। दुख तभी बेकार है जब आप उससे भागते हैं। अगर आप दर्द को एक्सेप्ट करते हैं तो वही दर्द आपकी विल टू पावर को शार्पन करता है। महान इंसान दुख से नहीं टूटता, वो उसे ईंधन बना लेता है। नीचे दुख की पूजा नहीं करते। वो कहते हैं दुख अपने आप में अच्छा नहीं है, लेकिन जो इंसान दुख को समझकर झेलता है वही इवॉल्व करता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं तो तुम्हारी आत्मा सो रही है। अगर दुख इंसान को गहरा बनाता है और स्ट्रगल जरूरी है तो अगला सवाल यह है, दुख झेलने के बाद इंसान क्या बनता है? क्या हर कोई इस संघर्ष से ऊपर उठ पाता है? और जो ऊपर उठता है वो इंसान कैसा होता है? चैप्टर 10, फ्री स्पिरिट, नीत्शे का आइडियल मैन। नीत्शे उस इंसान की तस्वीर खींचते हैं जिसे वो भविष्य की उम्मीद मानते हैं। फ्री स्पिरिट, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये वो इंसान है जो गुड और इविल से आगे निकल चुका है। फ्री स्पिरिट कौन होता है? फ्री स्पिरिट वो नहीं जो समाज के खिलाफ सिर्फ विद्रोह करता है। फ्री स्पिरिट वो है जो समाज के बाहर सोच सकता है। उसके लिए अप्रूवल जरूरी नहीं, ट्रेडिशन पवित्र नहीं, ट्रूथ डराने वाला नहीं। फ्री स्पिरिट सवाल पूछता है, भले ही जवाब उसे अकेला कर दे। ज्यादातर लोग सच से नहीं, अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए वो भीड़ के साथ चलते हैं। फ्री स्पिरिट जानता है अगर सब तुम्हें पसंद कर रहे हैं तो शायद तुम बहुत सुरक्षित हो। वो अपलॉज नहीं, ईमानदारी चाहता है। फ्री स्पिरिट सच को कंफर्ट के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए चाहता है। वो उन सच्चाइयों से नहीं भागता जो ईगो को चोट पहुंचाए। वो जानता है झूठी शांति से बेहतर है कठोर सच। फ्री स्पिरिट अकेले चल सकता है क्योंकि वो भीतर से पूरा होता है। वो जानता है भीड़ साथ देती है जब फायदा होता है, लेकिन अकेलापन कैरेक्टर बनाता है। नीत्शे कहते हैं जो अकेला चल सकता है वही रास्ता बनाता है। फ्री स्पिरिट किसी बाहरी अथॉरिटी को अपना मालिक नहीं बनाता। वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेता है। गलत हुआ तो दोष भी खुद लेता है, सही हुआ तो क्रेडिट भी खुद। नीत्शे कहते हैं यही असली स्पिरिचुअलिटी है। फ्यूचर किसके हाथ में है? द फ्यूचर बिलोंग्स टू द फ्री स्पिरिट्स, क्योंकि बदलाव भीड़ से नहीं, इंडिविजुअल से आता है। अगर तुम अपनी जिंदगी खुद नहीं जीते तो कोई और उसे तुम्हारे लिए जी लेगा। फ्री स्पिरिट बनना आसान नहीं है, लेकिन नीत्शे कहते हैं यही एकमात्र ईमानदार रास्ता है। यह किताब डेंजरस है क्योंकि यह आपकी गिल्ट, अगर तुम अलग सोचते हो तो डरना मत। अगर दुनिया तुम्हें गलत कहे तो मुस्कुराओ, क्योंकि इतिहास में हर महान इंसान पहले गलत ही कहलाया है। बियॉन्ड गुड एंड इविल आपको अच्छा इंसान नहीं बनाती, ये आपको खतरनाक इंसान बनाती है जो खुद के लिए जीना जानता है। अगर आप इस बुक को यहां तक सुन रहे हैं तो याद रखिए आप भी भीड़ नहीं हैं, आप एक एक्सेप्शन हैं। ऐसी ही गहरी, खतरनाक और जीवन बदल देने वाली किताबों के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक फ्लो को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच को और भी आगे ले जाएगा।